Hey guys, welcome to the Voice by YouTube channel जहां हम आपके साथ शेयर करते हैं some interesting brand stories and entrepreneurial journeys। आज हम बात करने जा रहे हैं एक ऐसी कंपनी की जिसको देश का हर नागरिक जानता है और कभी ना कभी अपने लाइफ टाइम में हमने इसका फुटवेयर जरूर पहना है। ये कहानी है बाटा की। बहुत लोगों को ये लगता है कि बाटा एक इंडियन ब्रांड है, पर ये सच नहीं है। कह दो कि ये झूठ है। बाटा की कहानी शुरू हुई सितंबर 1894 यूरोप के एस्ट्रो हंगेरियन एम्पायर यानी ऑस्ट्रिया एंड हंगरी के डुअल मोनार्की में, जो बाद में चेकोस्लोवाकिया के नाम से जाना गया। और ये दोनों कंट्रीज भी बाद में चेक रिपब्लिक और स्लोवाकिया में सेपरेट हुई। इस ब्रांड के फाउंडर थे टॉमस बाटा। टॉमस बाटा एक मोचियों के परिवार से थे। उन्होंने अपनी बहन एना बाटा और भाई एंटोनिन बाटा के साथ इस बिजनेस को शुरू किया और एक साल के अंदर ही उन्होंने 10 एम्प्लॉयज भी हायर कर लिए। पर एक साल बाद बिजनेस की फाइनेंशियल कंडीशंस ठीक नहीं रहीं। जब एंटोनिन बाटा घबराने लगे तो टॉमस ने उनको कहा तू नेगेटिव सोच। और तब उन्होंने इसके सोल्यूशन में ये सोचा कि अगर लेदर महंगा पड़ रहा है तो क्यों ना कैनवस को यूज किया जाए जूते बनाने के लिए। लोगों को कैनवस के जूते बहुत पसंद आने लगे और बाटा की प्रॉफिटेबिलिटी भी बढ़ने लगी। 4 साल में वो 10 से 50 लोगों की कंपनी बन गए। पर टॉमस इससे खुश नहीं थे। वो बिजनेस को और ज़्यादा एक्सपैंड करना चाहते थे और फिर वो मार्केट सर्वे करने गए यूनाइटेड स्टेट्स के लिन शहर में, जहां जूतों की मैन्युफैक्चरिंग के लिए मशीन्स को डिप्लॉय किया गया था और प्रोडक्शन मास लेवल पे होती थी। उसको देख के टॉमस को ये लगने लगा कि असली काम तो ये लोग कर रहे हैं, हम लोग तो बस अपनी। टॉमस को यूनाइटेड स्टेट्स में काफ़ी टाइम स्पेंड करना पड़ा। तब तक एंटोनिन घर पे बिजनेस संभाल रहे थे। भाऊ आप 188 साल दूर है कि 188 किलोमीटर? अबे चांद पे है मैं। जब टॉमस वापस आए तब उन्होंने ऐसी मशीन्स इंट्रोड्यूस की जो जूतों की मास प्रोडक्शन कर सके, जिससे और प्रॉफिटेबिलिटी हुई और वो यूरोप के शू इंडस्ट्री के राजा बन गए। पर 1908 में उनके ब्रदर एंटोनिन की सडनली डेथ हुई और उनकी बहन एना ने भी शादी करके बिजनेस छोड़ दिया। अब टॉमस अकेले ही बिजनेस संभालने लगे और 1914 में फर्स्ट वर्ल्ड वॉर ब्रेकआउट हो गया। वॉर के बीच जब काफ़ी बिजनेसेस शट डाउन हुए तो टॉमस ने मिलिट्री के साथ कोलैबोरेट किया और उनके लिए जूते बनाने शुरू किए और इस स्ट्रीट स्मार्ट डिसीजन से कंपनी और भी प्रॉफिटेबल हो गई और एम्प्लॉयज काउंट और भी ज़्यादा बढ़ गया। ये सब इसलिए हो पाया कि टॉमस की ये सोच थी कि Every crisis is an opportunity in disguise. पर अब वॉर के ख़त्म होने के बाद एस्ट्रो हंगेरियन एम्पायर टूटकर एक नया स्टेट बन गया जिसका नाम चेकोस्लोवाकिया रखा गया और टॉमस बाटा को अपना काम अब वही रिज्यूम करना पड़ा। वॉर ख़त्म होने के बाद एक नई प्रॉब्लम शुरू हुई, इकोनॉमिक स्लंप। इससे मार्केट में हर तरह के प्रोडक्ट्स की डिमांड भी कम हो गई। इकोनॉमिक स्लंप की वजह से टॉमस बाटा ने अपने शू के प्राइसेस 50% से भी कम कर दिए और उनके एम्प्लॉयज़ 40% तक के पे कट्स के लिए भी तैयार हो गए। ये मूव बहुत ही ज़्यादा सक्सेसफुल रहा क्योंकि चीप फुटवेयर देखकर उनकी सेल्स और भी ज़्यादा बढ़ने लगी। 1923 में बाटा ने एक प्रॉफिट शेयरिंग प्लान भी बनाया जहां एम्प्लॉयज़ को क्वालिटी प्रोडक्शन एंड एफर्ट के बेसिस पे इंसेंटिव्स मिले, जिससे एम्प्लॉयज़ बिजनेस का ना केवल एक हिस्सा हो पाए पर बिजनेस को समझे भी और मोटिवेटेड रहें। अपनी एबिलिटी और परफॉर्मेंस के बेसिस पे कई लोग हायर इनकम्स भी लेने लगे। सारी दुनिया राख की तरह नीचे और खुद धुएं की तरह ऊपर। कुछ सालों में ब्रांड बहुत ज़्यादा पॉपुलर हो गया और उसके चर्चे हर जगह होने लगे और सेल्स भी अब एक्सपोनेंशियली बढ़ गया। ऑलमोस्ट 30 साल में बाटा ने कई सारे चैलेंजेस को फेस किया और कहीं उतार चढ़ाव देखे। सिर्फ बाटा को ही नहीं, पूरी शू इंडस्ट्री को यूरोप में ग्रोथ मिली और देखते ही देखते वो चेकोस्लोवाकिया के 4th रिचेस्ट भी बन गए। लोग उन्हें एज अ रोल मॉडल देखने लगे क्योंकि उनकी कंपनी में कई सारी फैमिलीज को एम्प्लॉयमेंट और ग्रोथ मिली और वो अब बाकी बिजनेसेस में भी डाइवर्सिफाई करने लगे, जैसे स्कूल्स, हॉस्पिटल, केमिकल ऑपरेशंस। आगे की स्टोरी थोड़ी सी इमोशनल है। 1931 में उन्होंने एक स्पीच दी जो काफ़ी फेमस हुई, जिसमें उन्होंने कहा कि शू इंडस्ट्री को फ्यूचर से डरने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है क्योंकि ग्लोबली आधी पॉपुलेशन से ज़्यादा लोगों के पास पहनने को फुटवेयर ही नहीं है और अभी बहुत काम करना बाकी था।
फुटवेयर ना पहनने से टेटनस फैल सकता है, और उन्होंने शू इंडस्ट्री को ये कह के इंस्पायर किया कि वो सब इस कारण से लोगों के लिए जूते बना के एक बहुत नोबल काम कर रहे थे। टॉमस बाटा अब जगह जगह रॉ मटेरियल्स की खोज में निकल पड़े। इसी खोज में जब वो पहली बार इंडिया आए तो बंगाल के लोगों को नंगे पांव चलता देख उन्हें एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी यहाँ पे दिखाई दी, और 1931 में सबसे पहले उन्होंने इंडिया में अपनी फैक्ट्री इस्टेब्लिश की। और 1932 में अपनी इन्हीं ट्रिप्स के दौरान अनफॉर्चुनेटली उनकी एक प्लेन क्रैश में मौत हो गई। टॉमस बाटा के स्टेटस का इससे ही पता चलता है कि सिर्फ बाटा फैमिली ने ही नहीं बल्कि पूरे देश ने उनकी डेथ को मोर्न किया। सभी फैक्ट्रीज और दुकानों में काम रोक दिया गया। बरियल सर्विस की ब्रॉडकास्टिंग पूरे यूरोप में हुई और चेकोस्लोवाकिया के लोगों ने जैसे अपना हीरो खो दिया। Today, he said, this nation buried its hero. Every nation at certain times has its hero. He may be a king, a military leader, an actor, or a sportsman. This one was a shoemaker. पर उनके टाइम के बाद भी बाटा का प्रोग्रेस रुका नहीं। उनकी फैमिली की स्ट्रॉन्ग एंड स्टेबल लीडरशिप क्वालिटीज इसे और आगे तक ले गईं। कस्टमर्स के लिए बाटा एक ऐसी कंपनी थी जो उन्हें अच्छी क्वालिटी के जूते चीप या फेयर प्राइसेस पे बेचती थी, और उसके एम्प्लॉयज़ के लिए एक अच्छी इनकम का सोर्स, और दुनिया के लिए एक छोटा सा आइडिया जिसने एक बहुत बड़ा डिफरेंस क्रिएट किया। 1932 से 1938 तक पूरे यूरोप में एक्विजिशंस के थ्रू रैपिड एक्सपेंशंस होने लगे और इस ब्रांड ने बहुत प्रॉफिट बनाया। आज बाटा हर साल 17 मिलियन पेयर्स ऑफ शूज से ज़्यादा बेचता है। इसके सीईओ एक इंडियन है, मिस्टर संदीप कटारिया, जो इससे पहले कई सारी बड़ी कंपनीज में भी एक सीनियर रोल निभा चुके हैं। हे गाइस, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दैट वीडियो। अगर आपको पसंद आए तो प्लीज़ हिट द लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब बटन। अगर आप चाहते हैं कि हम किसी भी ब्रांड या एंटरप्रेन्योर के बारे में कोई स्टोरी करें तो प्लीज़ डू लेट अस नो इन द कमेंट्स बिलो। वी बी मोर देन हैप्पी टू डू सो। वील मीट यू इन द नेक्स्ट एपिसोड। टिल देन, टेक केयर। गुड बाय।